हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है मृणालिनी और मैं हूँ आपकी एजुकेटर फॉर साइकोलॉजी। आज हम एक डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं। हम एक्चुअली एमफिल का जो एबास का क्वेश्चन पेपर है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। तो बेसिकली उसको मद्देनज़र रखते हुए वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एबास का एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का पेपर, and this belongs to 2024 year, as you can see it here. ठीक है ना? तो these are all the instructions you can see, आप अपने लिए देख सकते हो। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो मेक श्योर कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाओ, क्योंकि दैट गिव्स यू मच मोर क्लैरिटी और वो आपको एग्ज़ाम में टाइम सेव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम सीरीज ए जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर सीरीज ए है और क्वेश्चन पेपर है 2024 का। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज क्लिनिकल साइकोलॉजी प्राइमरी फोकसेस ऑन? क्लिनिकल साइकोलॉजी किस पे फोकस करता है? तो क्लिनिकल से हमें ये समझ आता है कि दैट इट फोकसेस ऑन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर। ठीक है ना? हम जब मेंटली सिक को मेंटली इल जो लोग होते हैं उनका असेसमेंट करना चाहते हैं, हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं, या फिर हम उनका असेसमेंट करना चाहते हैं, तब हम बेसिकली यू नो क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, नॉट रिलेटेड टू योर क्लिनिकल। तो दिस हैज़ टू डू विद योर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं एनिमल्स के अंदर वो बेसिकली हम स्टडी करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इथोलॉजी। ठीक है ना? इथोलॉजी आपका बिहेवियरल चेंजेस के अंदर आता है। अगेन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट आपका ओबी के अंदर आता है, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। नाउ आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट वी वर्क इन द सेम मैनर। विच डेवलपमेंटल स्टेज इज एसोसिएटेड विद एरिक एरिक्सन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट? और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है आपकी एरिक एरिक्सन के का जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, ये एक थ्योरी है जो कि एरिक एरिक्सन ने दी है साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसकी फर्स्ट स्टेज है ये। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ना बच्चा जो होता है ना वो असल में एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, लाइक वो एक कन्फ्यूजन में रहता है, और उसे कन्फ्यूजन इस बात से होती है कि वो ट्रस्ट कैसे करेगा। क्या वो रिवॉर्ड पे ट्रस्ट करेगा कि मतलब अगर वो अच्छा बिहेवियर करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर वो खराब बिहेवियर करता है तो उसको क्या मिलेगा? बेसिकली पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है? तो वो जो पूरा ट्रस्ट होता है ना चीज़ों के ऊपर, वो बेस करता है इस चीज़ पे कि वेदर उसको अपने बिहेवियर के ऊपर रिवॉर्ड मिलने वाला है या पनिशमेंट मिलने वाली है। अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो उसे वो ट्रस्ट करना शुरू कर देता है चीज़ों पे। अब पर अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो मिसट्रस्ट गेन करता है। तो ये बेसिकली इनफेंसी के साथ सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर। देन इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव फंक्शन सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके ब्रेन के कौन से हिस्से कौन सा हिस्सा जो है ब्रेन का वो करता है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूं तो इंटेलिजेंट ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलिजेंट ब्रेन बेसिकली आपका माना जाता है फ्रंटल लोब। तो अगर फ्रंटल लोब यहाँ पे प्रेजेंट है तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। बाकी के सारे ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बेसिकली हमारे ऑक्सीपिटल लोब की, तो ऑक्सीपिटल लोब विजन में काम करता है। अगर आप देखते हो, देखना चाहते हो, देखने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो विजन की होती हैं। टेम्पोरल लोब जो होता है ये हियरिंग से रिलेटेड होता है, जब आप सुनना चाहते हो, हियरिंग। ठीक है ना? देन उसके बाद पेराइटल लोब जो है, पेराइटल लोब आपका मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड है विद योर सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। यहाँ पे सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो जो भी चीज़ें, जो भी सतह, जो भी सरफेस आप टच करते हो, या फिर हम हैप्टिक सेंसेशंस की बात करें तो वो यहाँ पे होती हैं। ठीक है ना? हैप्टिक और टच रिलेटेड सेंसेशंस। हम ये भी कह सकते हैं कि सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में जितने भी आपके सेंसरी मोडालिटीज़ है ना,
सेंसरी मोडालिटीज क्या हो गए, आपके 7 सेंस ऑर्गन्स हो गए, 5 आपके साइंस में होते हैं और +2 आपके होते हैं साइकोलॉजी के अंदर। आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है, नहीं भी पता तो इट्स ओके। इट्स बेसिकली वेस्टिब्यूल्स एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, बेसिकली आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसरी मोडालिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं टू एक्चुअली सी थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू फील थिंग्स, टू हियर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ग्रुप थिंक रेफर्स टू इन सोशल साइकोलॉजी। ग्रुप थिंक क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक जो कॉमन गोल होता है उस पे काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल हमें हमेशा क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम कोई चीज़ मतलब ये करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो स्कूल का मेन काम क्या है कि उनको एजुकेशन इम्पार्ट करनी है ना। तो असल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस चीज़ पे काम करेगी कि हाँ भाई मेरे को शिक्षा देनी है, तो फिर वो उसके तरफ ही काम करेगी। तो जितने भी लोग होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी लोग होंगे ग्रुप में, वो सब सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचेंगे और उसी डायरेक्शन में काम करेंगे जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कहता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग विच डिस्करेजेस व्हाट डिसेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप थिंक बेसिकली क्या है कि हम एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्या करना चाहते हैं, सिंगल डायरेक्शन के अंदर हम सोचना चाहते हैं और हम मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन यू आर बीइंग आस्क्ड व्हिच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent sadness and loss of interest। persistent sadness बेसिकली आपकी किसके अंदर आएगी, सैडनेस होती है आपकी जब आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स फील होते हैं, आपको लोनलीनेस फील होती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट को हम एनहेडोनिया भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये आपको डिप्रेशन के अंदर ही फील होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर, डिप्रेशन, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया की अगर बात करूं तो एक तरीके से ये कॉमन ग्रुप डिसऑर्डर है जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। ओसीडी की बात करूं तो ओसीडी बेसिकली अलग से ही एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको ऑब्सेशन एंड कंपल्शन दोनों प्रेजेंट होगा। ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, यानी कि इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, चीज़ों के बारे में आप सोचोगे और फिर उसी के बेस पे आप एक्शन करते रहोगे। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, दो एक्सट्रीम्स के साथ जीता है, टू एक्सट्रीम एटीट्यूड, राइट। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि पूछ रहा है आपसे, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन दी हॉर्मोन्स, ठीक है ना। एक्सोक्रीन ग्लैंड्स को हम बेसिकली मानते हैं एज डक्ट ग्लैंड्स। एक्सोक्रीन ग्लैंड्स डक्ट ग्लैंड्स क्यों होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि बेसिकली एक्सोक्रीन ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये थ्रू डक्ट अपने जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अपने जितने भी स्वेट्स होते हैं, मतलब स्वेट हो गया, सेलाइवरी एजेंट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, देन इसके अलावा सिबेशियस ग्लैंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, थ्रू द डक्ट पोर करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और अगर हम बात करें एंडोक्रीन ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि हम डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो डक्टलेस ग्लैंड होता है इनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस बस यही होता है कि जो एक्सोक्रीन ग्लैंड है वो डक्टलेस है, यानी कि सॉरी, एक्सोक्रीन ग्लैंड जो है वो डक्ट ग्लैंड्स हैं, यानी कि इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है और डक्ट के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने एंजाइम्स जो होते हैं वो पोर करते हैं। लेकिन डक्टलेस ग्लैंड्स जो होती हैं एंडोक्रीन, ये क्या करती हैं, ये विदाउट एनी डक्ट्स पोर करती हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग यू कि एक तो आपके पास लिस्ट है डॉलर्ड एंड मिलर के बारे में, एक स्किनर के बारे में है, बैंड्यूरा के बारे में है, वॉल्टर्स के बारे में है और मैस्लो के बारे में, ठीक है। तो थ्योरीज उनकी दी गई हैं। डॉलर्ड और मिलर कौन है, डॉलर्ड और मिलर ने बेसिकली ड्राइव जो क्यू रिस्पॉन्स थ्योरी है वो दी है, ठीक है, ड्राइव क्यू रिस्पॉन्स थ्योरी। और ये बेसिकली आपकी री की थ्योरी है,
ठीक है। और ये जो आपकी थ्योरी है रीइंफोर्समेंट की, ये बेसिकली 1940s के अंदर आई है। तो दिस इज सपोज टू बी अर्ली सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ मोस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है ना। स्किनर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो स्किनर मोस्ट लाइकली रिलेटेड है विद योर रैडिकल बिहेवियरिज्म, ठीक है ना। रैडिकल बिहेवियरिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज जो रैडिकल हुई ना, वो ये होती है जो बहुत ज्यादा कट्टर होता है चीजों के बारे में, मतलब उसको लगता है। बिहेवियरिज्म बेसिकली ये बात कहता है कि हम जो भी चीजें लर्न करते हैं वो अपने हैबिट से करते हैं। जो भी चीजें हम लर्न करते हैं वो मॉडलिंग के थ्रू करते हैं, कि हमने एनवायरनमेंट से देख के चीजें जो है वो लर्न करी हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद बैंड्यूरा जो है दैट इज रिलेटेड टू लेटर सोशल लर्निंग, क्योंकि बैंड्यूरा ने बेसिकली क्या दी थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग दिया है, और इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी भी दी है। और सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि भाई हम जो भी है ना, वो प्रोडक्ट हैं हमारे एनवायरनमेंट का, ठीक है ना। इसके बाद मैस्लो एक्चुअली रिलेटेड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बात करता है कि हर इंसान के अंदर एक मैक्सिमम पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल उसको उसके बिल्कुल ऐसे स्टेज पे लेके जाता है, मतलब उस स्टेज पे ले जाता है जहाँ पे बेसिकली वो अल्टीमेटली ट्रांसेंडेंस की तरफ चलता है, ठीक है ना। तो ए हो गया हमारा फोर्थ, बी वुड बी वन, देन सी वुड बी योर, ओके देर इज अ लिटिल मिस्टेक, ए हो गया हमारा 3, बी हो गया 1, सी हो गया 4 एंड डी हो गया हमारा 2, ठीक है। 3142 वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे ज्यादा रिलेटेड है। चलो ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी टाइप्स इज डिस्क्राइब्ड एज नॉइजी, callous and fond of physical activity। नॉइजी, कैलस एंड फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी इंसान जो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एनग्रोज होता है, वो कौन होगा, मीजोमॉर्फ होगा, ठीक है ना। मीजोमॉर्फ होगा। मीजोमॉर्फ वो होते हैं जिनके अंदर मस्कुलर बिल्ड होती है, ठीक है। मस्कुलर बिल्ड वाले जो लोग होते हैं वो मीजोमॉर्फ्स मानते हैं। ये जितना जल्दी वेट गेन करेंगे उतनी जल्दी लूज भी कर लेंगे। एंडोमॉर्फ्स कौन होते हैं, एंडोमॉर्फ्स होते हैं बेसिकली राउंड एंड चबी लोग, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन सी। चबी लोग जो राउंड होते हैं, राउंड एंड चबी, ठीक है। एक्टोमॉर्फ होते हैं थिन एंड लैंकी। लैंकी का मतलब हुआ लंबे और पतले लोग, ठीक है ना, लंबे और पतले, राइट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर बीइंग आस्क्ड हियर समथिंग, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। Who among the following has defined perception as a complex of sensory and imaginal events, ठीक है। अब अब मतलब किसने, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बेसिकली परसेप्शन को एक कॉम्प्लेक्स, यू नो, कॉम्प्लेक्स इवेंट डिफाइन करा है, या फिर इमेजिनल इवेंट से बना हुआ डिफाइन करा है, ये आपने बताना है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ सेंसरी एंड इमेजिनल इवेंट्स बेसिकली टिश्नर जो थे, टिश्नर ने बेसिकली डिस्क्राइब करा था परसेप्शन को एज सेंसरी एंड इमेजिनल इवेंट्स। टिश्नर जो थे ये वोंट के स्कॉलर भी थे, ठीक है, वोंट के स्कॉलर थे, और इन्होंने बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म की। तो इन्होंने डिफाइन किया था सेंसरी और इमेजिनल इवेंट्स। किम्बल के बारे में बात करूँ तो किम्बल जो है फंक्शनल बिहेवियरिज्म के साथ इनका एसोसिएशन है। तो फंक्शनलिज्म कह सकते हैं, फंक्शनल बिहेवियरिज्म कह सकते हैं। ब्रूनर की बात करूँ तो ये कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं, यानी कि इन्होंने बेसिकली लर्निंग थ्योरी में अपना योगदान दिया, लर्निंग थ्योरी के अंदर। और जो शैफर है, इनको आपने बेसिकली कंफ्यूज नहीं करना है शैक्टर और सिंगर के साथ। शैफर जो है मोस्ट लाइकली इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट दी थी, ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट। और वो जो 4 स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट है वो कैसे जाती हैं, वो बेसिकली ए सोशल है एक, देन उसके बाद क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट है, ठीक है। देन उसके अलावा क्या आ जाती है हमारी, स्पेसिफिक अटैचमेंट है, और
इसके बाद हमारी एक और अटैचमेंट जाती है विच इज बेसिकली मल्टीपल अटैचमेंट्स, ठीक है ना। ये 4 स्टेजेस दी थी इन्होंने। अब आपने बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इकोनॉमिक डेप्रिवेशन अफेक्ट्स परसेप्शन। अच्छा, तो एक्चुअली ना ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये जो इंसान हैं जिनके बारे में पूछा जा रहा है, इनका नाम है ब्रूनर एंड गुडमैन। ये 2 लोग थे, इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बच्चे होते हैं। तो बच्चों से ये पूछा गया था कि कौन सा जो मतलब जो साइज ऑफ कॉइन है ना, साइज ऑफ कॉइन के हिसाब से कौन सा जो हमारा कॉइन है वो ज़्यादा वैल्यू का होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि इफ़ आई टॉक अबाउट 5 रुपए का कॉइन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो साइज होता है ना ये कंपैरेटिवली छोटा होता है। अगर मैं बात करूं 10 रुपीज का कॉइन और 5 रुपीज का कॉइन जो है इन दोनों में, या फिर अगर मैं 10 की भी बात ना करूं तो मैं 1 रुपी कॉइन के बारे में बात करूं, तो 1 रुपी का जो कॉइन होता है वो 5 रुपी के कॉइन से ज्यादा बड़ा होता है। तो बच्चों को ना ये लगता है, जो अनपढ़ बच्चे थे इलिटरेट, कि 1 रुपए क्योंकि ये साइज में बड़ा है तो ये ही जो हमारा कॉइन है ये जनरली वैल्यू में भी बड़ा होगा, बिकॉज इट इज ग्रेटर इन साइज सो इट इज ग्रेटर इन वैल्यू ऑल्सो। दिस इज व्हाट दे डिफाइंड और परसीव्ड, ठीक है ना। और 5 रुपए क्योंकि साइज में कम है, स्मॉल है, तो ये छोटा होगा, वैल्यू में भी छोटा होगा। ब्रूनर एंड गुडमैन ने बेसिकली इस पे काम किया था। फिर इसके अलावा बेसिकली जो ब्रूटा एंड गांगुली हैं, इन्होंने बेसिकली क्या करा, इसी थ्योरी पे काम किया आगे एंड डेमोन्स्ट्रेट करी सेम चीज़। सीगल जो है, सीगल ने एक्चुअली में ना परसेप्शन के ऊपर काम किया था। लेट मी जस्ट चेंज द कलर हियर। इन्होंने परसेप्शन पे काम किया था, और परसेप्शन के अंदर इन्होंने बेसिकली वो वर्ल्ड हाइपोथेसिस दी थी विच इज़ योर मूलर लायर हाइपोथेसिस। मूलर लायर जो इल्यूजन है वो इन्होंने दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा हर्कोविट्स जो है, इन्होंने पॉन्जो इल्यूजन के बारे में बात करी थी। पॉन्जो इल्यूजन, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Functionalism, an early school of thought in psychology, was most closely associated with which psychologist? Functionalism के साथ सबसे ज़्यादा closely कौन associated है? The correct answer here is none other than William James, ठीक है ना। टिश्नर जो है स्ट्रक्चरलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। जॉन वॉटसन की बात करूं तो ये बिहेवियरिज्म के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, ऑल्सो हिंदी में स्ट्रक्चरलिज्म को हम क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं संरचनावाद। संरचनावाद, ठीक है। मेरी हिंदी कमजोर है थोड़ी सी व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन। बिहेवियरिज्म इज बेसिकली व्यवहारवाद, ठीक है ना। और विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं। जी स्टैनली हॉल की अगर मैं बात करूं, अगेन ही इज रिलेटेड टू योर बिहेवियरिज्म ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोन फेस्टिंजर इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग विद साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो लियोन फेस्टिंजर का नाम जहां पे भी सुनोगे आपको याद रखना है, इन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस दिया था। और कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली कहता है कि आपके थॉट्स और आपके जो एक्शन हैं, अगर इन दोनों के बीच में एक मिसमैच है, यानी कि आप सोचते हो चीज़ों के बारे में इन अ सर्टेन मैनर, मतलब आपके जो थॉट्स हैं किसी टॉपिक के बारे में, आपके थॉट्स जो हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं और आपके एक्शन उसके तरफ पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक मिस अलाइनमेंट प्रेजेंट है। तो आपके थॉट्स और आपके एक्शन एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, विच मीन्स आपको क्या फील होगा, एक मिसअलाइनमेंट, एक मिसमैच, एक डिसएग्रीमेंट फील होगा। और वो डिसएग्रीमेंट ही हम क्या मानते हैं, एज कॉग्निटिव डिसोनेंस मानते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखनी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का काम स्किनर से रिलेटेड है, ठीक है, स्किनर से रिलेटेड है। क्लासिकल कंडीशनिंग का पैवलॉव से, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी बैंड्यूरा ने दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सावरिंग जो होता है, क्वेश्चन नंबर 13 इज बीइंग आस्क्ड हियर। लेट मी जस्ट चेंज द पेन। सावरिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन अ पॉजिटिव साइकोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स व्हाट। अब देखो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इसको बहुत आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हो। सावरिंग का मतलब होता है कि हम
किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है ना और हम उसको इंजॉय करके खा रहे होते हैं, उसका फ्लेवर ले रहे होते हैं, बहुत टेस्टफुल चीज़ होती है, तो सावरिंग का मतलब होता है कि व्हेन वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ इंजॉयमेंट। तो जहां पे सावरिंग वर्ड दिख गया, एंजॉयमेंट यहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर। ठीक है ना, सिंपल है, इतना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस डजंट हैव टू डू विद सावरिंग। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके बस एक्सपीरियंसेस हैं जो थोड़े से डिफरेंट है, नेगेटिव है। स्ट्रेस थ्रू रिलैक्सेशन बेसिकली आपका क्या है, ऑल्टरनेटिव योगा। रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट ट्रॉमास बेसिकली बात करता है किस तरीके से हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई पुराने ऐसे किस्से हो सकते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज फील करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी पे पोजिट्स दैट इंडिविजुअल्स डिराइव पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी फ्रॉम व्हाट। ठीक है ना, तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आपसे ये पूछ रही है कि हर जो इंसान होता है वो अपना आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहाँ से करता है। तो ये टैफल एंड टर्नर की थ्योरी है। ठीक है ना, एक तो ये याद रखना ऑथर के नेम, टैफल एंड टर्नर, 1979 के अंदर ये थ्योरी आई है हमारी। और ये जो हमारी थ्योरी है ना, ये बात करती है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, वो बेस्ड होता है हमारे मेंबर्स के ऊपर। जितने भी लोग होते हैं, जो भी हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो कितना ज़्यादा मतलब अटैच्ड हैं हमसे, या वो किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी बेसिकली हम अपना आइडेंटिटी जो है, जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो भी हमारे सोशल कैटेगरीज होते हैं, उनसे हम कनेक्ट करते हैं। कि मतलब हमारी वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम बेसिकली इन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज हेलो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो इफेक्ट। सो हेलो से एक चीज आप याद रख सकते हो, वेन एवर यू रिमेंबर हेलो यू कैन रिमेंबर दिस बाय कि एक एंजल है, एंजल होती है, एंजल क्या करती है, सबके लिए अच्छा काम करती है, एंड शी वुड ऑलवेज हैव अ स्माइली फेस। एंजल के सर पे ना, इवन दो ये स्माइली नहीं दिख रहा, एंजल के सर पे ना एक ऐसे ना सर्कल टाइप का होता है। तो हेलो इफेक्ट बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है कि हर इंसान के अंदर ना एक टेंडेंसी होती है कि हम दूसरों को हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेट में ही जज करेंगे। हमें ये लगेगा कि ये इंसान जो है वो पॉजिटिव ही है, अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी छोटी कैरेक्टरिस्टिक है तो हमें ऐसी लगती है कि ये पॉजिटिव ही होगी। ठीक है ना, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये मैं ढंग से मार्क नहीं कर पा रही क्योंकि पेन टैप पे कर रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हु डेवलप द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस किसने दी हैं, जॉन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो तो देन आपको अपने बेसिक्स पे थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सनालिटी असेसमेंट टूल यूजेस इंक ब्लॉट्स। जहाँ पे भी इंक ब्लॉट्स की बात आएगी हमें कौन याद रखना है, हरमन रोशाक याद रखने हैं। हरमन रोशाक, इन्होंने इंक ब्लॉट टेस्ट दिए थे, और हरमन रोशाक बेसिकली मोस्ट लाइकली रिलेटेड है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट के साथ। सॉरी 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 सॉरी, अ लिटिल मिस्टेक हियर। आपके हरमन रोशाक रिलेटेड हैं बेसिकली रोशाक टेस्ट के साथ। ठीक है ना, रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज मोस्ट करेक्ट। और अपनी गलती करेक्ट करने के लिए बता भी देती हूँ, टीएटी जो है दिस इज रिलेटेड टू हेनरी मरे। ठीक है, हेनरी मरे के साथ एसोसिएटेड है, इन्होंने दिया था टीएटी। और एमएमपीआई जो है, एमएमपीआई बेसिकली मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, दिस इज डेवलप्ड टू recognize your psychopathology and also personality problems। ठीक है ना, इसके अलावा एमबीटीआई जो है ना, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। ठीक है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, बट दिस इज नॉट डन थ्रू इंक ब्लॉट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज क्लासिफाइड एज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हमारे कौन से होते हैं, ये भी सुन लो। न्यूरो डेवलपमेंटल वो होते हैं जिनका ऑनसेट जो होता है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। सो न्यूरो डेवलपमेंट इज समथिंग जिनका ऑनसेट जो होगा ना वो अर्ली होगा, अर्ली ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट यानी कि ये बिल्कुल अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है न्यूरो डेवलपमेंटल, एडीएचडी है,
ADHD बेसिकली क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये छोटे बच्चों में जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अर्ली एज। ऑल्सो OCD नहीं होगा इसका पार्ट, क्योंकि OCD का कोई, इट्स नॉट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी भी नहीं है, और ना ही जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। जनरलाइज एंजाइटी बेसिकली फॉल करेगा एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है, ये उस कैटेगरी में फॉल करेगा। ऑल्सो ये बताना चाहती हूँ, OCD एक खुद में ही एक कैटेगरी बन गई है DSM के अंदर, और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी अगेन अगर हम बात करेंगे तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर फॉल करेगा, ठीक है ना। चलो, व्हाट डज द टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी रेफर्स टू। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन किस पे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे वायर्स होते हैं ना, दिवाली वाली लाइट्स होती है ना, तो दिवाली वाली लाइट्स में आपने बहुत सारे ऐसे प्लग्स देखे होंगे कि मतलब प्लग है और उसके अंदर लाइट्स हैं बहुत सारी छोटी छोटी। तो क्या होता है कि हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये पूरी लाइट है और यहाँ पे कहीं बीच के अंदर यहाँ पे एक वेयर एंड टेयर हो जाए, हल्का सा ना वो टूट जाए, ठीक है, तो फिर भी लाइटें जो होती हैं वो जलती हैं, क्योंकि वो बीच में थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली कहता है कि जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना ब्रेन के अंदर, उसके अंदर अगर छोटा सा वेयर एंड टेयर भी हो जाए ना, तो उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये स्टिल कंटिन्यू करेगा वो पूरा काम करने में जो वो करना चाहता है। यानी कि ये एक तरीके से ब्रेन की एक एबिलिटी है कि दैट वो स्टिल वो काम करता है जो उसको करना है। जैसे अगर ब्रेन का काम है कॉग्निशन फंक्शंस को परफॉर्म करने का, तो अगर छोटा सा वेर एंड टेयर भी कहीं होता है तो वो स्टिल वो काम करता है। कोई न्यूरो भेजना है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो स्टिल वो काम करता है। तो करेक्ट आंसर हियर इज बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। ब्रेन प्रोटेक्टिव कोटिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर हम बात करें तो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कोटिंग हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम सेरेब्रम मान सकते हैं इसमें। सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, लेकिन सेरेब्रम के अलावा भी देर आर मेनी लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ड्योरा मैटर की, तो वो भी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है ब्रेन की, ठीक है ना। मेमोरी लॉस बेसिकली क्या हो गया हमारा, कुछ भी हो सकता है, जैसे वी टॉक अबाउट एमनीजिया, इन मोस्ट जनरल टर्म हम एमनीजिया को मेमोरी लॉस कहते हैं। ब्रेन सेल डेथ बेसिकली क्या हो गया कि सेल जो है ब्रेन के अंदर वो मर गए हैं, ठीक है। हु इज नोन फॉर देयर वर्क ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट और ये सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में एल्बर्ट बैंड्यूरा। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता है तो अगेन साइकोलॉजी के अंदर बेसिक्स अपने जज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फार हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं, दिस इज सर्टनली पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस। अगर आपने एंजॉय किया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 बनाऊं तो आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि प्लीज़ मेक पार्ट 2, बिकॉज आई एम सर्टनली नॉट श्योर कि वेदर आप अपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ बच्चे अपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, सो दैट you know it can help you. So guys, I'll be seeing you very soon. Until then, take care. Bye bye each and everyone.